Good morning. Today is 13th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है असम में बाढ़ यानी फ्लड से रिलेटेड है। क्या कारण है असम में बाढ़ आने के और सरकार को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इसके रिगार्डिंग में। नीचे का जो आर्टिकल है रवि शास्त्री की अपॉइंटमेंट हुई है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में। आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है आज फिर से इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद उत्पन्न हुआ है उसको लेके है। तो काइंड हम वो उन पॉइंट्स को रिपीट नहीं करेंगे जिन पॉइंट्स को हमने बार बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ कीवर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे और एक दो पॉइंट जो भी नए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है एयर इंडिया को लेके है। अभी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में फैसला लिया था एयर इंडिया को बेचने का। तो आर्टिकल कहता है कि पहले भी 2001 में जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा डिसीजन लिया गया था, तब एयर इंडिया को बेचा नहीं जा सका था किन्हीं कारणों को लेके। अब गवर्नमेंट को उन कारणों को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए ताकि एयर इंडिया को बेचा जा सके और टैक्स पेयर्स का जो पैसा नष्ट हो रहा है वो पैसा खराब ना हो। अगला आर्टिकल यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें कहा गया था कि आर्यंस जो थे यहाँ पे जो आज के नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो यूरोप से या सेंट्रल एशिया से आए थे और पहले जो मूल रूप से जो आज के द्रविडियंस हैं वो भारत में रहते थे। तो काइंड ऑफ थ्योरी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च के पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट्स को आर्ग्यू किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को काटा जा रहा है, कुछ जो जिन्होंने रिसर्च की थी फिर वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये। नीचे का जो आर्टिकल है इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में ये आर्टिकल है। बंगाल की खाड़ी में मालाबार एक्सरसाइज अब हो रही है। इंडिया, यूएस और जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो इंडिया और यूएस दो ही कंट्री थे, बाद में जापान भी परमानेंट रूप से शामिल हो गया और कभी कभार सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। कुछ थिंकर्स इसे कहते हैं कि चाइना को कंटेन करने की स्ट्रेटजी है। चाइना भी इससे डरा हुआ है, इसीलिए चाइना का जो रुख है एग्रेसिव है इंडिया के प्रति। वन ऑफ द कारण ये भी है। तो यही है, दो तीन पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे और कुछ नहीं है। तीन आर्टिकल्स आज हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। एक एजिंग यानी एल्डर सिटीजन से रिलेटेड, दूसरा इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या खतरे हैं, क्या प्रॉब्लम से वो गुजर रही है, और तीसरा आर्टिकल क्या इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकता है या नहीं बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असम में जो बाढ़ आई है उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। कंटेक्स्ट, फ्लड्स इन असम। अभी तक 40 लोगों की जानें जा चुकी हैं और बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका जो नॉर्मल जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, उनकी डेली जो लिविंग्स हैं वो इफेक्टेड हुई हैं। उसके बाद में काजीरंगा नेशनल पार्क है, इवन वो भी सबमर्ज हो गया पूरी तरह से। राइनोस को सड़कों पे देखा जा सकता है। इस तरह की जो पिक्चर्स हैं आम है बाढ़ के कारण में। तो कारण डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म जो मेजर्स हैं उनका कोई लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट तो होता नहीं। आमतौर पे जो गवर्नमेंट है फोकस करती है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं उनको अपनाया जाए बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स लाने की आवश्यकता है, वो तो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बाढ़ आती है इस सीजन में जून जुलाई में। सबसे पहला रीजन तो यही है कि मानसून आता है इस जो सीजन में और जो नदी में पानी का सतह है, लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से फिर नदी जो है, नदी का पानी अपने एम्बैंकमेंट्स को तोड़ के बाहर निकल आता है और जो बाढ़ है फ्लड की शक्ल ले लेता है। उसके अलावा एक रीजन जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हिमालय से आती है, काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ में। सेडिमेंट्स लेने के कारण में जो बेड एरिया है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। फिर सेम रीजन आगे की नदी जो अपने एम्बैंकमेंट्स को तोड़ के बाहर निकल आता है नदी का पानी। अब वैसे एग्जाम्पल के तौर पे सब्सटेंशिएट के कर रहे हैं, कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो दूसरे नंबर पे है, जो ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती है पर ड्रेनेज एरिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में। मानसून काफ़ी एग्रेसिव रूप लिए होता है इस सीजन में जून जुलाई के अंदर में, यहाँ पे देखिए। और एक तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बार बार अपना जो रास्ता है वो चेंज करती रहती है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बाढ़ ज़्यादा आती है। पहले जब हिमालय से एंटर करती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसका सिंगल चैनल होता है, एक ही चैनल से वो गुजर रही होती है। लेकिन असम में एंटर करने के बाद में ब्रेडिड चैनल हो जाता है। इस प्रकार से जो नदी के चैनल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं कई सारे चैनल्स में, ब्रेडिड चैनल्स में, और बाद में फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद में फिर से एक चैनल हो जाता है, फिर से एक्सपेंड हो जाता है। तो बार बार जो चैनल्स चेंज होते रहते हैं उसकी वजह से जो नदी है अपना रास्ता भी चेंज करती रहती है। तो रास्ता चेंज करने की वजह से भी बाढ़ आती है, फ्लड आती है। तो ये कुछ कारण है हमने जो डिस्कस किए जिसकी वजह से असम में बार बार बाढ़ आती है। कुछ सजेशंस अब दे रहा है आर्टिकल
कौन सी चीज़ें अब गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए। सबसे पहला तो यही है, गवर्नमेंट को लॉन्गर टर्म जो मेजर्स है उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय कि शॉर्ट टर्म जो मेजर्स हैं उस पर। जैसे कि जब भी बाढ़ आती है गवर्नमेंट इमीडिएट रिलीफ दे देती है उन लोगों को जिनका जनजीवन प्रभावित होता है, या गवर्नमेंट कई बार रिहैबिलिटेशन के लिए भी कदम उठाती है, लेकिन प्रॉपर ढंग से ज़्यादा लॉन्गर टर्म मेजर्स अपनाने की आवश्यकता है। सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करना या एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। तो और इसके अलावा देखिए सेंसिटिविटी भी को भी हमें ध्यान में रखना होगा। बंगाली जो वहाँ पे है माइग्रेट किए हुए हैं असम के अंदर में, उनको भी लेके काफ़ी बार टेंशन क्रिएट हो जाती हैं। तो सेंसिटिविटी इस इशू पे भी होनी चाहिए कि जो रिलीफ मेजर्स गवर्नमेंट देती है इससे टेंशन वहाँ पे ना क्रिएट हो। रिमोट सेंसिंग एक जो है सजेशन आर्टिकल दे रहा है कि इसको अपनाने से जो बाढ़ का है कम से कम एक वल्नरेबल यानी जो ऐसे पॉइंट्स को पहचाना जा सकता है कि जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये डिस्कस किया था। अब मान लीजिए बार बार जो ब्रेडेड चैनल्स या फिर श्रिंक होती है, एक्सपेंड होती है, जो रिवर होती है, तो कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे रिमोट सेंसिंग से पता लग सकते हैं कि ये वीक पॉइंट्स हैं, इन पे अगर फोकस करें तो बाढ़ को थोड़ा हद तक कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल किया जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। आगे वे फॉरवर्ड है। सबसे पहला तो गवर्नमेंट की प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि जो राइजिंग वाटर है, जो नदी का पानी का लेवल है लगातार बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से कम किया जाए। बाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान गवर्नमेंट को बनाना है जिसमें ना सिर्फ असम गवर्नमेंट का योगदान हो बल्कि सेंटर के साथ भी कोऑपरेट करके, और जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान इमीडिएट बनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वे फॉरवर्ड था। यूटिलिटी क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है असम में फ्लड्स के। वैसे तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में आना हो पेपर 1 में तो इस प्रकार से आ सकता है कि फ्लड्स आती क्यों हैं। जैसे अर्बन फ्लड्स पे पूछा था यूपीएससी ने, बार बार हमने देखा था कि गुरुग्राम में फ्लड्स आई थी, चेन्नई में फ्लड्स आई थी, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये पेपर 3 में पूछा था कि अर्बन फ्लड्स क्या हैं। तो ऐसे ही पर्टिकुलर एरिया पे भी यूपीएससी फोकस कर सकती है कि असम में बार बार बाढ़ क्यों आती है और क्या गवर्नमेंट को मेजर्स उठाने चाहिए, इसके लिए डिस्कस करनी है ये चीज़। और पेपर 3 में आ सकता है ये पेपर 1 में भी आ सकता है ज्योग्राफी में, और पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में आ सकता है। अगला जो है आर्टिकल वो इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। काफ़ी बार आप भी बोर हो गए होंगे, अभी तक काफ़ी बार हमने इशू डिस्कस कर लिया है, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इन कीवर्ड्स पे आप फोकस कीजिएगा जब आप अपना आंसर लिखोगे। हमें सिर्फ यूटिलिटी पे फोकस करना है कि जो मार्क्स है आंसर्स में किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं। तो इन जो ये कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस कीजिएगा। जो इस बार का डिस्प्यूट है वो ट्राई जंक्शन पे है। चाइना स्टेटस को चेंज करना चाहता है तो स्टेटस को एक कीवर्ड है। फ्रेंडशिप ट्रीटी विद जापान, क्यों इंडिया जापान की तरफ से आवाज़ उठा रहा है फ्रेंडशिप ट्रीटी। चाइना के लिए ये सिर्फ एक टेरिटोरियल सोवरेनिटी का इशू है, लेकिन हमारे लिए सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं। तो ये सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस यहाँ पे कीवर्ड है। ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले, किस प्रकार से जो ये एरिया है वो बिल्कुल चिकन नेक के पास है। तो इससे हमारी अगर ये एरिया ब्लॉक हो जाता है तो जो आज हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं हमारे लिए। और एक सवाल इसलिए उठता है कि कई बार चाइना के भी कई सेंसिटिविटी है तिब्बत के इशू पे, इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है और आवाज़ उठाता है बार बार। जियोपॉलिटिक्स का इशू भी है ये पूरा का पूरा। दोनों साइड जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना भी एक दूसरे को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। मिसट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा जो है विश्वास की कमी है, इसीलिए चाइना की तरफ से एग्रेसिव टोन अपनाई जा रही है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है, ये कीवर्ड है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं कि बहुत 2-3 लाइनों को कवर कर लेते हैं। अब जैसे एक तो ये चीज़ हो, देखिए हम ये लिखें कि दोनों कंट्रीज़ को टेबल पे आना चाहिए, बातचीत शुरुआत करनी चाहिए। एक ये जो कीवर्ड है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर सॉल्यूशन में लिखते हैं तो काम कर देता है। आगे जो है चाइना यूएस जो है रिलेशनशिप है वो आज उतनी ज़्यादा एडवर्स नहीं है जितनी ओबामा के टाइम में थी। अब एक तरह से ट्रंप जो है वो सहयोग कर रहे हैं। ट्रंप बार बार चाइना से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नॉर्थ कोरिया को कर्ब कीजिए। इवन हमें लगता था कि जैसे जो यूएस है हमेशा इंडिया का साथ देगा, तो आर्टिकल मना करता है। आर्टिकल कहता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता किसी भी चीज़ के लिए, और भरोसा लायक वो कंट्रीज़ नहीं हैं। आज जापान का देख लीजिए, जापान भी अब G20 का जब समिट हुआ था तो जापान के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति की वहाँ पे मुलाकात हुई। इवन ऐसा भी संकेत देखने को मिले कि जापान सपोर्ट कर सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो इस प्रकार ऐसे तो इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। इसलिए इंडिया को एक बढ़िया रणनीति की आवश्यकता है कि ना तो इंडिया चाइना के सामने उनकी डोमिनेंस को स्वीकारे, घुटने टेके, और बिल्कुल उनसे बातचीत भी करना बंद ना करे। तो कूटनीतिक सॉल्यूशन इस चीज़ का निकलना चाहिए। और चाइना के लिए भी कम दिखते नहीं हैं। अगर चाइना किसी प्रकार का ये विवाद बढ़ता है तो चाइना की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी,
क्योंकि इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो अच्छी खासी है। और अभी जो चाइना जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को कह रहा है कि हमारा जो राइज है, जो विकास हमारा हो रहा है वो पीसफुल राइज है, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का विवाद बढ़ता है इंडिया के साथ में, तो सो कॉल्ड चाइना का जो प्रोपेगेंडा है पीसफुल राइज का, उसको ठेस पहुंचेगी। और उनकी जो इंटरनेशनल जो ये प्रोजेक्ट है पूरा, जिन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बेल्ट एंड रोड डिस्कस जो है, उसको भी, उसकी इमेज को भी धक्का पहुंचेगा। एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे ना सिर्फ इंडिया के अंदर में, बल्कि जो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एशियान, मंगोलिया में ब्लॉकेड कर दिया था। मंगोलिया में दलाई लामा की यात्रा को लेके चाइना कंसर्न था, इसलिए इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था मंगोलिया के ऊपर में। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, चाइना की इमेज खराब ही हो रही है और चाइना नहीं चाहेगा कि हमारी इमेज और ज़्यादा खराब हो। और फिर इस पूरे रीजन में चाइना का एक ही पार्टनर रह जाएगा, पाकिस्तान रह जाएगा सिर्फ। और लास्ट जो कीवर्ड है वो है टू फ्रंट सिचुएशन। हमारे लिए भी दो फ्रंट सिचुएशन हो जाएगी अगर किसी भी तरह का सॉल्यूशन, किसी भी तरह का जो विवाद बढ़ता है। एक तरफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम लड़ना पड़ेगा हमें चाइना से। काइंड ऑफ लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन अगर टेंशंस क्रिएट होती है तो ट्रूप्स की रीइंफोर्समेंट होती है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। अभी तो टाइम है हमारे देश का आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाने का। अगर हमारे रिसोर्सेज यहाँ पे डाइवर्ट हुए तो अच्छी बात नहीं है। तो क्वेश्चन तो हमने काफ़ी अटैम्प्ट कर लिए हैं, इस इशू पे क्वेश्चन तो हम नहीं अटैम्प्ट करेंगे। आगे है एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एयर इंडिया में वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बेचेंगे अपने स्टेक्स को। और पहले वाजपेयी साहब ने भी ऐसी कोशिश करी थी, उनकी गवर्नमेंट ने ऐसी कोशिश करी थी कि एयर इंडिया को बेच दिया जाए, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई थी और डेट वॉज ए फ्लॉप शो। सो देयर आर वेरियस रीजन्स व्हाई द गवर्नमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल एट दैट टाइम। देखिए, मेजर तो कई रीजन्स हैं, वो तो अगली स्लाइड में हैं, लेकिन आर्टिकल मुख्य रूप से ये कह रहा है कि अभी की गवर्नमेंट को पहले जो गलतियां हुई थी उनसे सीखने की आवश्यकता है। कौन से क्यों फेल हुई पहले जो कोशिश करी थी गवर्नमेंट ने। उस समय की बात करें तो मई 2000 के आसपास की बात है। 40% अपनी हिस्सेदारी को एयर इंडिया में बेचना चाहती थी सरकार, 40% स्टेक्स को बेचना चाहती थी। और गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी कि 26% जो है उससे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। बेचना चाहती थी 40%, लेकिन 26% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। उस समय एयर इंडिया की क्या सिचुएशन थी, लगातार 6 सालों से लॉस हो रहा था एयर इंडिया को। $70 मिलियन की कर्ज था और 18,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। और फ्लाइट थी, जो एयरक्राफ्ट थे वो थे सिर्फ 24, जो एयरप्लेन्स थे वो सिर्फ 24 थे। तो काइंड ऑफ रेशो देखिए आप, 18,000 वर्कर्स और 24 फ्लाइट्स के प्रति, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 18,000 डिवाइडेड बाय 24, यानी एक फ्लाइट के लिए 750 वर्कर्स, वहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए 750 वर्कर्स काम कर रहे थे उस समय इंडिया के अंदर में। अब तो खैर अभी जो एयरक्राफ्ट हैं वो 24 से बढ़ के 150 के आसपास हो गए हैं। और उस समय क्या था, इनएफिशिएंसी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा थी। और एक जो इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी वजह से ये पूरा गवर्नमेंट का प्लान था वो फेल हो गया था। उस समय गवर्नमेंट सिर्फ 40% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी। काइंड ऑफ क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ ना, मेजर स्टेक्स गवर्नमेंट अपने पास ही रखना चाहती थी। तो काइंड ऑफ गवर्नमेंट अपनी मनमानी चाहती थी, इवन स्टेक्स बेचने के बाद में भी अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहती थी। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो सामने नहीं आई। फिर भी कई सारी कंपनी सामने आई, जैसे कि फॉरेन कंपनीज, लुफ्थांसा, स्विस एयर, एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, डेल्टा, ये कंपनीज आगे आई। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर एक और कंडीशन रखी थी उस समय कि फॉरेन कंपनी कोई हिस्सेदारी खरीदेगी एयर इंडिया के अंदर में तो लोकल पार्टनर के साथ में निश्चित रूप से मैंडेटरी रूप से टीम अप करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन रख दी। तो आधी जो फॉरेन कंपनीज थी वैसे ही बाहर हो गई। और उसके बाद में 2 कंपनीज लास्ट में रह गई, एक हिंदुजा, एक सिंगापुर एयरलाइंस। हिंदुजा कंपनी पे आरोप लगे उस समय कि इन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया है, तो काफ़ी विरोध हुआ, इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा, ये दोनों ने मिलकर लास्ट में सिर्फ एक ही कंपनी रह गई, लेकिन इसका भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि इस तरह के जो एडवर्स क्लाइमेट है यहाँ पे हम बिजनेस नहीं कर सकते। पहले मतलब काइंड ऑफ इनडायरेक्टली उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो हमारे देश में उस समय में क्लाइमेट है वो बिजनेस करने लायक नहीं है। तो काइंड ऑफ कोई भी कंपनी आगे नहीं आई एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने को लिए। और बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि टाटा को कोई बात नहीं, सिंगापुर एयरलाइंस चली गई है, आप ही खरीद लीजिए। क्या था 1953 से पहले क्या था, जो ये एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया पहले टाटा की कंपनी थी, ये बाद में 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया था। जैसे बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था वैसे ही जो एयरलाइंस थी उसमें उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने टाटा को कहा कि आपको तो एक्सपीरियंस भी है, आप ही चला लीजिए। तो इन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चलाएंगे। तो अब तो देखिए सिचुएशन बदल चुकी है। अब 150 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन ट्रैफिक है वो बोझा नहीं है अब जो एयर इंडिया के पास में, और लीडरशिप है वो भी नहीं है। पहले तो लीडरशिप थी, अब मार्केट की लीडरशिप दूसरी जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनके पास में है।
सजेशंस क्या हैं? सजेशंस में ये कहते हैं कि अभी जो कर्ज है वो $8 बिलियन के आसपास है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2012 के अंदर में टैक्स पेयर्स का जो $5.8 बिलियन से गवर्नमेंट ने कर्ज की भरपाई करने की कोशिश करी और अभी वो लगातार कर्ज बढ़ रहा है और कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो कम करने की आवश्यकता है ताकि जो बाहर की कंपनीज हैं जो अब हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं एयर इंडिया के अंदर में, वो कम से कम आकर्षित तो हों, उनको कुछ फायदे का सौदा तो लगे, तभी तो वो खरीदना चाहेंगी। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहेगी तो कौन खरीदना चाहेगा? कंपटीशन तभी बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो अपने आप से जो सौदा है वो अट्रैक्टिव हो जाए। फॉरेन एयरलाइंस के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। स्क्रूटिनी होनी चाहिए। जब भी कोई देखिए अपोजिशन पार्टी जो है वो इस चीज़ का विरोध करें तो उनकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। क्या उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं छुपे हुए? क्यों वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का? आगे है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से गवर्नमेंट को इसको बेच देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हिस्सेदारी में बेचे कि 40% 60%। पूरी तरह से अगर इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा तो मैनेजमेंट भी अच्छी होगी और अच्छे से बाद में इसकी गवर्नेंस होगी। लेकिन इस चीज़ के लिए एक पॉलिटिकल करेज चाहिए, इकोनॉमिक विजडम चाहिए और बिजनेसमैन जैसी चतुराई चाहिए। क्या गवर्नमेंट दिखा पाएगी ये सारी चीज़ें? अगर दिखा पाएगी तो अच्छे से हैंडल कर पाएगी इस पूरे इश्यू को लेकर, किस प्रकार से इसको बेचा जाए एयर इंडिया को। क्वेश्चन की बात करें तो हमने 30 जून को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेके था। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, और क्यों डिसइन्वेस्टमेंट, क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट है जो एक राइट स्टेप है पीएसयूज में कंपनीज को बचाने के लिए, पीएसयूज को बचाने के लिए? तो क्रिटिकली एग्जामिन करना था। तो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर्स लिखा था, काइंड ऑफ ये इशू कवर हो गया था। ये 4-5 पॉइंट्स हमें और मिल गए तो एडअप कर सकते हैं अगर एयर इंडिया पे क्वेश्चन आता है स्पेशली तो। वैसे एयर इंडिया पे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कैसे? एविएशन सेक्टर पे आ सकता है क्वेश्चन। तो एविएशन सेक्टर पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। हम उड़ान स्कीम मिलेगी और कम्पिटिटिव जो प्राइसिंग होती है वो मिलेगी, रीजनल कनेक्टिविटी मिलेगी, काफ़ी सारे उसमें डायमेंशंस मिलेंगे। तो खैर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम यूज कर सकते हैं जब भी एविएशन सेक्टर का क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोग अभी भी कहते हैं कि कहाँ जाके क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये मेन्यू में जाके आंसर राइटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप लिखोगे। चाहे तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद में डेली आपको मेल आ जाएगी, आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएंगे। और काफ़ी बार लोग कहते हैं कि वो लॉगिन नहीं कर पाते। लॉगिन यहाँ पे करना है, साइड में डिस्कस है, ये एप्लीकेशन का नाम है, ये डिस्कस। तो डिस्कस में लॉगिन करना है, चाहे आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल इन सब में अकाउंट हो तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस में आप साइन अप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चंस आप जो लोग नहीं लिख पाते, उनको टाइम नहीं मिल पाता, कम से कम आप मन में सोच लीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। जो कीवर्ड्स है वो सोच लीजिए। 10 एक कीवर्ड में क्वेश्चन को खत्म किया जा सकता है। तो काइंड ऑफ आंसर राइटिंग सिर्फ लिखने से नहीं होती, माइंड में भी होती है। आंसर लिखना तो सबसे बेस्ट है। अगर जो लोग लिखते हैं उनको तो इसका फायदा बहुत मिलेगा। आगे जाके ऐसा स्टेज आ जाएगी, जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे ऐसी स्टेज आ जाएगी, क्वेश्चन को देखते ही माइंड में पॉइंट्स खुद ब खुद सामने आएंगे। नहीं तो अगर फिर भी नहीं कर पाते तो जो लोग इतने अच्छे आंसर्स लिखते हैं, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर टाइम मिले तो रिव्यू भी करने की कोशिश कीजिए, इससे फायदा होगा। कोऑपरेशन से काफी फायदा होता है। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, एजिंग इश्यू से रिलेटेड है। भारत की जो पॉपुलेशन है आज काफी यंग है और मीडियन जो एज है हमारी वो है 27.6 ईयर्स। अभी ये हॉट बटन तो नहीं है, काइंड ऑफ जो एजिंग के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर प्रॉम्प्ट ढंग से नहीं सोच रही और ऐसी अर्जेंसी तो नहीं है, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए। एल्डरली, आगे जाके एल्डर जो लोग हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे और गवर्नमेंट को इससे पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने जो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, हमने डिस्कस किया था कल परसों, पॉपुलेशन डे जो था 11 जुलाई को, जो साउदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो रही है। तो यहाँ पे एल्डर्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जो जैसे बिहार, यूपी, इनकी अपेक्षा में आज डेटा की बात करें तो 14 से कम जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो है 28% और 66% जो लोग हैं आज हमारे देश में वो 15 से 65 के एज ग्रुप में हैं और 6% जो लोग हैं वो 65 से ऊपर हैं। तो काइंड ऑफ जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको यूज़ किया जा सकता है हमारे देश की ग्रोथ के लिए। और वैसे एक रेशो है एग्जाम्पल के तौर पे कहीं इस्तेमाल कर सकें तो 11 जो लोग हैं आज हमारे देश में वर्किंग ग्रुप में हैं और एक सीनियर सिटीजन उन पर डिपेंड है, यानी एक सीनियर सिटीजन के लिए 11 लोग काम कर रहे हैं। जापान में इतनी ज़्यादा जो है वो एल्डर्स हैं कि 2.1 जो है वो लोग काम कर रहे हैं एक सीनियर सिटीजन के लिए। समझ गए? काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, यूज कर इसको तो कहीं। और गवर्नमेंट को इसके लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, जैसे जापान को आज फेस हो रही है। और गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए भी हैं, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका फायदा ये होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी आगे जाके उनको पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी, वो किसके ऊपर में डिपेंड नहीं रहेंगे।
और ऐसे ही मेजर्स गवर्नमेंट को उठाने की आवश्यकता है। 3 कैटेगरीज में हम सीनियर सिटीजन्स को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जैसे जिनकी एज जो है 65 साल से थोड़ा सा ऊपर है, और वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं आज उसी तत्परता से, उसी डेडिकेशन से काम कर सकते हैं जैसे यंग पीपल करते हैं। दूसरी कैटेगरी एल्डर सिटीजन्स की वो है जो काम तो नहीं कर रहे, 65 साल से इनकी उम्र ऊपर है, सीनियर सिटीजन्स में वो आते हैं, काम तो नहीं कर रहे लेकिन पैसा काफ़ी खर्च करते हैं, लिबरली और अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं और डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर में। तीसरी कैटेगरी वो है जो एल्डर्स की जो डिपेंडेंट है दूसरों पे, वो अपने शरीर के लिए भी, अपने पैसों के लिए भी दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कुछ भी वो आर्टिकल कहता है कि तीनों कैटेगरीज जो हैं वो ये बयां करती हैं कि आगे जाके जो एल्डर्स के लिए जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, उनकी जो जरूरतें हैं उनको ग्रो करने के लिए नई नई कंपनी सामने आएंगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर, स्पेनिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी और काफ़ी स्कोप है। अब कुछ दूसरी दिखते हैं, दूसरे इश्यूज एल्डर सिटीजन्स यानी सीनियर सिटीजन्स को जो पेश आती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस एज में एलियनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम पहले होता था आज सिंगल फैमिली में बदल रहा है और इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिपेंडेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है और जो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है जो चिल्ड्रंस है अपने माँ बाप की अच्छे से केयर नहीं कर पाते। तो वैसे तो इसके लिए प्रॉपर एक्ट भी है 2008 का जो पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट है, और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे एलिमेंट्स हैं बुढ़ापे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते बहुत ज़्यादा। हाउसिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बिल्डिंग्स में यहाँ इनको एक्सेस करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये कुछ थोड़े बहुत ही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। अलग अलग डायमेंशंस हम कवर करेंगे, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या फिर इकोनॉमिकल इश्यूज़, जैसे ये है हाउसिंग का हमने डिस्कस किया, डिपेंडेंसी का ये इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सोसाइटी में किस प्रकार से स्टिग्मा है, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। कई बार सोल्यूशन भी इनोवेटिव हम दे सकते हैं। जैसे एक जो जर्मनी में एक चीज़ की गई थी, जैसे क्या किया गया था, हमारे इंडिया में तो क्या कहते हैं ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं, तो जर्मनी में क्या डिसाइड हुआ था कि छोटे बच्चे हैं उनको वैल्यूज़ नहीं मिल पाती, उनको भी एलियनेशन होता है, क्योंकि आजकल आज की जो लाइफ है वो माँ बाप की व्यस्त लाइफ होती है, तो प्रॉपर ढंग से केयर नहीं हो पाता बच्चों का। तो उन्होंने मिक्स्ड होम बनाने स्टार्ट किए कि जो सीनियर सिटीजन्स प्लस में जो बच्चे हैं वो एक साथ रहेंगे ओल्ड एज होम्स के अंदर में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका दिल लगा रहेगा और जो बच्चे हैं उनको भी वैल्यूज़ मिलेगी, स्टोरी सुनने को मिलेगी, ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलेगी, तो उनकी परवरिश अच्छे रूप से होगी। तो ऐसे इस प्रकार से कई बार एक दो इनोवेटिव जो हम वो चीज़ें लिख सकते हैं। ऐसे के अंदर में भी कई बार स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। यूटिलिटी क्या है, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एल्डरली इन इंडिया, एल्डर सिटीजन्स इन इंडिया, और मेजर्स नीडेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम। कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और क्या कैसे कौन से मेजर्स उठाने चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। अगला आर्टिकल आईटी कंपनी से रिलेटेड है। बुरी खबर है उनके लिए जो आईटी कंपनीज में फिलहाल काम कर रहे हैं। जो ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और अभी आज की हमारी जो आईटी कंपनीज हैं वो फॉरेन डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री हैं, फॉरेन कंपनीज पे डिपेंड करते हैं। फॉरेन कंपनीज जो होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, अपने कई ऐसे कामों को हमारे देश की आईटी कंपनीज को आउटसोर्स कर देते हैं। तो फॉरेन डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री है अभी, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे देश की जो आईटी कंपनीज हैं उनको हमारे देश के काम पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो विदेशों में है नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज होने लगा है और जो डिमांड है सर्विसेज जिनको फुलफिल करती हैं आज की हमारी आईटी कंपनीज, वो सर्विसेज कम होने लगी हैं और गवर्नमेंट डिनाइल में है। जब तक देखिए आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो कैसे आप कदम उठाओगे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। जब तक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी कि आईटी कंपनीज में फिलहाल प्रॉब्लम है तो कैसे आगे जाके इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। तो आगे डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। डिफरेंस क्या है इंडियन और फॉरेन फर्म्स में। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अब काम कर रहे हैं 1,21,500 एम्प्लॉयज़ और टीसीएस में काम कर रहे हैं 2,87,200 एम्प्लॉयज़। अब आपको लगा होगा कि जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, तो कम एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, और जबकि रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा है, टीसीएस से बड़ी कंपनी है। अब बात यह है कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट तो यूँ करती है अपने एम्प्लॉयज़ की सहायता से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, मान लीजिए जो ये ऑफिस है एमएस ऑफिस डेवलप कर लिया, एक बार उसको डेवलप कर लिया एम्प्लॉयज़ की सहायता से, बार बार तो फिर सब्सक्रिप्शन ही लेंगे ना लोग लगातार, फिर बाद में तो टेक्निकल या फिर मेंटेनेंस इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ बना रहे हैं, लेकिन टीसीएस तो डाटाबेस मैनेज करती है, दूसरे काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो काइंड ऑफ जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एडोब जैसी कंपनीज हैं, ये तो सॉफ्टवेयर की कमोडिटी बना के इस्तेमाल करती हैं उनका, जबकि भारतीय इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री वो अलग रूप से काम करती है। प्रॉपर्टी रेवेन्यू नहीं आता इनके पास में बहुत ज़्यादा, टीसीएस या इन्फोसिस के पास में।
क्या कंसर्न्स हैं? टेक्नोलॉजी जो है वो बोटलनेक स्पीड से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। क्या इंडिया की जो आईटी फर्म्स हैं वो तैयार हैं इस प्रकार के चेन से निपटने के लिए? और क्या जो स्टार स्टेटस है, इस प्रकार से हम कहते हैं कि आज आईटी इंडस्ट्री हमारे देश की सबसे बढ़िया है और बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, क्या अगर इस तरह का कोई स्लंप आता है, जॉब्स कट होता है, तो गवर्नमेंट तैयार है इस तरह के फेनोमेनन से निपटने के लिए या फिर तैयार नहीं है? एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं। एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि किस प्रकार से देखिए आज एल्गोरिथम है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके आज जैसे एल्गोरिथम का यूज होता है हर चीज़ में, यानी रोबोट्स का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, कि सारे जो काम पहले ह्यूमंस करते थे आज टेक्नोलॉजी वो काम कर रही हैं। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए कंप्यूटर को भी तो बताना पड़ेगा ना, कि अब मान लीजिए देखिए अब ये डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक है, अपने एल्गोरिथम्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि गूगल पे फाइन भी लगाया है यूरोपियन यूनियन ने, और गूगल कहता है कि हम कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है कंप्यूटर करता है। यूट्यूब डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो है वो ट्रेंडिंग में आएगी, कौन सी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आएगी। लेकिन देखिए जो एल्गोरिथम यूट्यूब ने अपना के रखा है उसको तो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है ना, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब्स कट हो जाएंगी। दूसरे ये कहते हैं कि एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि लेकिन आज जो है वो लोग बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम को पढ़ने में सफल हो पाए हैं। अब यूट्यूब पे कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी घटिया घटिया वीडियो ट्रेंड करने लगती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग समझ गए हैं कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें अपनाएं जिससे यूट्यूब पे जो वीडियो है वो ट्रेंड पे आ जाए। जैसे कुछ ऐसे रीजंस मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक साथ जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है कमेंट्स का, लाइक्स का एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इससे क्या होता है वीडियो ट्रेंडिंग पे आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, तभी सारे नहीं बोलते हैं कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसीलिए उनको पता है कि अगर ऐसा बोलेंगे तो ट्रेंडिंग पे आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब आर्टिकल कहते हैं कि सर्वाइवल फिटेस्ट की पॉलिसी हो गई है अब। जो ह्यूमन बींग्स अच्छे एल्गोरिथम बना के देंगे यूट्यूब को और लगातार बनाते रहेंगे पीरियडिक रूप से, उनकी नौकरी तो है वो तो बरकरार रहेगी। बाकी ऐसे लोग जो ढीले डाले हैं, जो अच्छे ढंग से एल्गोरिथम नहीं बना पा रहे हैं, उनकी नौकरी पर तलवार जो है वो लटकती रहेगी, उन नौकरी से निकाला जाएगा, ऐसी संभावना ये कहता है आर्टिकल। अब कंटिन्यू में क्या आता है? कंटिन्यू में ये आता है कि रियलिटी तो यही है कि एल्गोरिथम तो बनाने ही पड़ेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सजेशंस क्या है आईटी इंडस्ट्री को सेव करने के लिए? सजेशन तो वही घिसा पिटा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो स्किल्स होती हैं वो अच्छे से दी जाएं, इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से दी जाएं। इसके लिए 3 स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, और उसके बाद में आना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और फिर आना पड़ेगा आईटी कंपनीज को। तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। जो आईटी कंपनीज है वो बताएंगी कि किस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है, गवर्नमेंट कुछ करेगी, कुछ कदम उठाएगी, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आगे देश में कैसे जो है वो देश की डिमांड्स को कैसे फुलफिल कर सकती हैं। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए मेक इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हैं, तो यहाँ भी हमारे देश के अंदर में भी डोमेस्टिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और आईटी कंपनीज को यहाँ पे कुछ सहारा मिलेगा। लेकिन जो तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो विदेशों से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। अगर विदेशों को प्रोजेक्ट को हमारी आईटी कंपनीज पूरा करती थी और हमारे देश के डिमांड्स को पूरा करेंगी, तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं हासिल होगा। और जो फॉरेन एक्सचेंज में जो रेवेन्यू हासिल होता था बहुत ज़्यादा, जो फॉरेन करेंसी से, वो भी नहीं हासिल होगा, ऐसा आर्टिकल अब कहता है। तो आगे तो यही है कि सैलरीज जो है डाउन हो गई, स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी कुछ स्टार्टअप सफल होंगे, कुछ फेल होंगे, तो उनकी सैलरी भी है वो वोलेटाइल रहेगी। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? एनालाइज करना है हमें कौन से ऐसे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है पुअर परफॉर्मेंस के लिए भारतीय आईटी इंडस्ट्री में, और क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके रिगार्डिंग में। पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमी से रिलेटेड। आगे है, क्या इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकता है आने वाले समय में? क्या इंडिया 10% ग्रोथ रेट जो इंडिया का टारगेट हमेशा रहता है, लगातार कुछ समय तक इसको सस्टेन रूप से हासिल कर सकता है? तो आर्टिकल कहता है कि देखिए इकोनॉमिक रीजंस में ना जाते हुए कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि इसको गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है अगर इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आना है। तो कौन से ऐसे पॉलिटिकल रीजंस हैं जिनकी बात करते हैं? ये बात करते हैं फ्रीडम की, रूल ऑफ लॉ की, जस्टिस की, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट की, इन बातों पे फोकस करते हैं। ज़्यादा इकोनॉमिकल रीजंस नहीं है, पॉलिटिकल रीजंस पे फोकस कर रहे हैं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में एशिया पैसिफिक रीजन में हमारे इंडिया को सबसे करप्ट कंट्री कहा है, और उसके बाद में हमारे जो बिजनेस हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारा गवर्नेंस सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। रैंक है काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, काफ़ी प्रयासों के बावजूद रैंक जो है काफ़ी नीचे है, और वन ऑफ द लीस्ट फ्री कंट्रीज़ हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, और रूल ऑफ लॉ है उसकी भी कोई खास क्रेडिबिलिटी है नहीं। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस फिक्सिशियस है, लंबा समय लगता है जस्टिस मिलने में, और मिलेगा भी नहीं मिलेगा आखिर में, इस पर भी काफ़ी संदेह के बादल रहते हैं।
और स्कूल सिस्टम है वो भी डिसफंक्शनल है, वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, तो काफ़ी डायमेंशन ऐड कर रहे हैं ये यहाँ पे। इन्होंने ऐड कर दिया जस्टिस का, यानी जुडिशरी का डायमेंशन, स्कूल का, एजुकेशन का डायमेंशन ऐड कर दिया। तो ऐसे में कई बार हम लिखते हैं ना, कई जो एस्पायरेंट्स हैं स्पेशल फोकस करते हैं, हर एक पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं ऐसे, इकोनॉमिकली वी कैन से डैट। ऐसा नहीं होता, डायमेंशन ऐसे भी ऐड हो सकती हैं फ्लो में। और जैसे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हर एक डायमेंशन के लिए अलग एक पैराग्राफ हो। मेन जो ऐसे में फोकस कर देना चाहिए, हमें फ्लो पे देना चाहिए। फ्लो पे फोकस करेंगे तो डायमेंशंस जो है वो अपने आप आ जाएंगी, बजाय इसके कि धक्के से डायमेंशंस लाएं कि सोशली ये है, पॉलिटिकल ये है। अच्छा तब लगता है कि ऐसे फ्लो के हिसाब से चले और खुद ब खुद उसके अंदर में डायमेंशंस मिल जाएं। सजेशंस क्या हैं? सजेशंस है कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है जिस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाती है। यही नहीं देखा जाता कि लॉन्ग टर्म क्या कंसिक्वेंसेज होंगे उस पॉलिसी के, शॉर्ट टर्म क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। एक वर्ल्ड क्लास पॉलिसी मेकिंग हमारे देश में होनी चाहिए और उसी के बेस पे कानून बनने चाहिए। गवर्नेंस सिस्टम को रीडिजाइन करने की आवश्यकता है। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते किसी के भी प्रति, वो खुद ही अपने आप को रूलर समझते हैं, राजा समझते हैं। इस माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में यही है कि सुपर सेंट्रलाइज्ड आईएएस टाइप जो सर्विसेज होते हैं उसको भी खत्म कर देना चाहिए और परफॉर्मेंस बेस पे प्रमोशन होना चाहिए। और बेस्ट इंडस्ट्री से टैलेंट आज के सरकार के अंदर में, इसके लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। ओपन मार्केट से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लिटरल एंट्री होस्ट के लोगों की जो हायर पोस्ट पे काम कर सकें, उसका सजेशंस ये दे रहे हैं। इलेक्ट्रोल काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो काइंड ऑफ पॉइंट्स नए नहीं हैं, लेकिन डायमेंशंस किस प्रकार से ऐड की गई हैं बस वही देखने लायक है। लास्ट में एक पॉइंट ये बोलते हैं सेम कि जैसे लेटरल एंट्री में ब्यूरोक्रेट्स आने चाहिए, वैसे ही म्यूनसिपैलिटीज़ भी, उनको भी एम्पावर करना चाहिए ताकि वो मार्केट से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को हायर कर सकें, ताकि डेवलपमेंट लाने के लिए जनरल ब्यूरोक्रेसी की तर्ज पे, जैसे जनरल ब्यूरोक्रेसी की लेटरल एंट्री होती है, वैसे ही म्यूनसिपैलिटीज़ में भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को हायर किया जा सके। ऐसे म्यूनसिपैलिटीज़ एम्पावर होने चाहिए। तो ये आर्टिकल था। तो आज तो हमने कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा आप। और आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।